जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए हूबहू पेपर जैसा ऐसा ही पेपर आपके परीक्षा में आएगा। पूरे के पूरे 100 प्रश्न देखेंगे और साथियों परीक्षा से पहले इन प्रश्नों का रट्टा मार लो। तो ज्यादा समय जाया ना करते हुए सीधा प्रश्नों पर फोकस करते हैं। यहां पर देखिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। कहता है कि साबरमती आश्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो साबरमती आश्रम मेरे साथियों सभी लोग जानते हैं कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाता। अगला प्रश्न देख लेंगे, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखिए, कहता उगते सूरज की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है। उगते सूरज की भूमि मेरे साथियों जापान देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखिए, कहता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की गारंटी मेरे साथियों अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 भाषण और साथियों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब कि बोलने और साथियों प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता यदि कोई व्यक्ति वित्तीय वर्ष में कितने दिनों तक भारत में रहता है तो उसे निवासी माना जाता है। वो वित्तीय वर्ष में कम से कम 182 दिन रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। यहां पर देख लो साथियों, कहता है कार्य और ऊर्जा का मापने की इकाई क्या है। कार्य और ऊर्जा को मापने की जो इकाई है मेरे साथियों जूल हो जाता है। ऑप्शन नंबर साथियों सी करेक्ट जवाब। जबकि आप जानते हैं कि वाट किसका मापन करता है, वाट विद्युत शक्ति का मापन करता है और एम्पियर विद्युत धारा का मापन करता है और कैलोरी क्या करता है, कैलोरी भोजन ऊर्जा का मापन करती है। भोजन ऊर्जा का मापन करती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कहता है। वारली चित्रकला, वारली चित्रकला का संबंध भारत के किस राज्य से है। वारली चित्रकला का संबंध मेरे साथियों भारत के महाराष्ट्र राज्य से है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता। अगला प्रश्न देख लेंगे, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। कौन सी एक खरीफ की फसल, गेहूं हो गया, चना हो गया और साथ ही सरसों हो गया। ये तीनों कौन सी फसल है, ये तीनों रबी की फसलें हैं। जबकि हमसे पूछा खरीफ की फसल कौन हो जाती, धान साथियों यानी कि चावल, धान अथवा चावल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देख लेंगे, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देख लेंगे, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। सबसे पूर्वी स्थल पूछा है आपसे। देखो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में यहां पर देखो ऐसे हो जाता है, ये दिशा निर्देशन हम आपको सारी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। ये हो गया दिशा निर्देशन, ये ऊपर का हो गया उत्तर और इधर का हो गया पश्चिम। ठीक है, इधर का हो गया पश्चिम, इधर का हो गया पूर्व और नीचे का हो गया दक्षिण, नीचे का हो गया दक्षिण। अब आप जानते हैं कि उत्तर में होता है सिंधु घाटी के मांडा शहर होता है उत्तर में। ठीक है, मांडा। ठीक है, और पश्चिम में कौन होता है, पूर्वी पूछा, पूर्वी में आपको बता दे, पूर्वी में होता है आलमगीरपुर। कौन सा, आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर होता है पूर्वी में। ठीक है, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी होता है और दक्षिणी में होता है दाइमाबाद। दक्षिणी में होता है दाइमाबाद। ठीक है, दाइमाबाद होता है दक्षिणी में। और जो पश्चिमी में होता है सुतकांगेडोर होता है पश्चिमी में, सुतकांगेडोर। यहां पर सुतकांगेडोर सही से लिख दिया जाए थोड़ा सा, ये हो जाता है सुतकांगेडोर।
डोर, ठीक है, सूतकांगे डोर। तो आपसे क्या पूछा, सबसे पूर्वी में देखो यहां पर कौन स्थित है, पूर्वी में आलमगीरपुर। अगर उत्तरी में पूछ लेता तो मांडा हो जाता, उत्तरी में पूछ लेता तो मांडा, और दक्षिणी में पूछता दाइमाबाद, और पश्चिमी में पूछता तो सूतकांगे डोर। आशा करती है सारी कंफ्यूजन यहाँ की नष्ट हो गई होगी आपकी। अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। उत्तर बोले तो मांडा, पूर्वी बोले तो आलमगीरपुर, और पश्चिमी बोले तो सूतकांगे डोर, और दक्षिणी बोले तो दाइमाबाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 यहां पर देख लीजिए क्या कहता है। ये देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति मेरे साथियों, ये कौन नहीं जानता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10, ठीक है, कहता परमाणु के केंद्र में स्थित गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? परमाणु में स्थित गोलाकार संरचना को मेरे साथियों नाभिक कहा जाता है, और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन की सहायता से किया था, और उन्होंने बताया कि नाभिक में साथियों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उन्होंने ये भी बताया कि पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक में ही साथियों उपस्थित होता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा प्रश्न संख्या 11। सभी लोग एक बार इस प्रश्न को, इस क्लास को प्यारा सा एक लाइक कर देंगे, और इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। और जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को मेरे साथियों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेगा। होम गार्ड के लिए बेहतरीन प्रश्नों का साथियों जो कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, यहां पर देखो, कहता है चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील मेरे भैया भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं यहां पर देखिए भैया क्या कहता है, जल्दी से बताओ। यहां पर देखिए भैया प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 कहता है किसी देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश क्या कहलाता? किसी देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश क्या कहलाता है? यह कहलाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI शॉर्टकट में कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं यहां पर प्रश्न संख्या 13, कहता पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस प्रसिद्ध घराने से था? पंडित बिरजू महाराज का संबंध प्रसिद्ध लखनऊ घराने से था, लखनऊ घराने से था, और यह कथक से संबंधित है, सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहां पर देख लीजिए भैया प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 देखिए क्या कहता है। कहता भारत की लुक ईस्ट, यहां पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। लुक ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य मेरे साथियों दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंध को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे, यहां पर देखो भैया क्या कहता है, जल्दी से बताओ। कहता मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दी से इसका उत्तर बता देंगे। ये 4 विकल्प के रूप में दिया गया है, इसका उत्तर क्या होगा मेरे साथियों? जल्दी से बता दो, जल्दी से इसका उत्तर बता देंगे। कहीं साथियों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो नहीं होता? जल्दी से इसका उत्तर बताओ। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। इसका सूत्र क्या हो जाता है? इसका सूत्र क्या हो जाता है? MgOH2, mg होल का OH2, MgOH का होल 2, ठीक है, ऐसे ये हो जाता है इसका सूत्र। ठीक है, ये हो गया इसका सूत्र। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न देखो यहां पर देख लो भैया क्या कहता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से इसका उत्तर बताओ। कहता प्रश्न संख्या 16, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा। यहां पर देखो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ये सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हुआ। आगे देख लेंगे अगला प्रश्न देखेंगे
लेंगे यहाँ पर, क्या कहता है, जल्दी से बता देंगे, जल्दी से इसका उत्तर बता देंगे। ये देखो क्या कहता है, कहता ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पे स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है, ये बता देंगे। 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे, ये रहा प्रश्न संख्या 19, कहता भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, इनको भारत का मिल्कमैन कहा जाता। और श्वेत क्रांति से संबंधित 1970 में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। क्या नाम था, ऑपरेशन फ्लड नाम था, ऑपरेशन फ्लड। इसको याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन फ्लड, जो दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित था। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे यहाँ पर, प्रश्न संख्या 20, कहता उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे यहाँ पर देखो, कहता है कि जब कोई कंपन करती हुई वस्तु पीछे की ओर जाती है तो वह किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो वह विरलन क्षेत्र उत्पन्न करती है। कैसा क्षेत्र, विरलन का क्षेत्र उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर देखो भैया क्या कहता है, कहता है 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत किसे संवैधानिक का प्रमुख दर्जा दिया गया था। किसको दिया गया था, ये बताओ। ये दिया गया था मेरे साथियों गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाता है इस प्रश्न का एकदम सही। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे, यहां पर देख लो भैया क्या कहता है, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे, यहां पर देख लो भैया क्या कहता है, प्रश्न संख्या 24, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जिसका पूर्व में ट्विटर नाम था, इसके वर्तमान मालिक कौन थे हैं। यानी कि एक्स इसका अब नाम हो गया, पहले इसका ट्विटर नाम था, इसके अब वर्तमान मालिक कौन है, इसके वर्तमान मालिक एलन मस्क हैं। कौन है, एलन मस्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे, अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर देखिए भैया क्या होता है, प्रश्न संख्या 25, मूंगफली की फसल में होने वाला प्रसिद्ध रोग। मूंगफली की फसल में होने वाला प्रसिद्ध रोग जो है उसका नाम है टिक्का रोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब, टिक्का रोग। आगे देख लेंगे अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर बताओ हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ किसको माना जाता है। जल्दी से बताओ, हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ किसको माना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त हैं, वो साथियों ऋग्वेद है, ऋग्वेद। और अगर इसमें मंडल पूछे तो इसमें मंडलों की संख्या 10 मंडल इसमें है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हुआ। आगे देख लेंगे अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर देखो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। क्या नाम है, गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे, यहां पर कहता है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों को मेरे साथियों ईपीजेड के नाम से जाना जाता। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे, यहां पर देखो भैया क्या कहता है, प्रश्न संख्या 29, कहता मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुशिरता से प्रभावित होता है। वो कौन सा होता है क्षेत्र भैया, जल्दी से बताओ, जल्दी से इसका उत्तर बता दो। 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब हड्डी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाता। आगे की ओर देखेंगे अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से देख लो। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। तो कौन से अनुच्छेद में है मेरे साथियों? सभी जानते हैं अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान। तो 20 का एकदम करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे, यहां पर देख लो भैया क्या कहता है। कहता है मुगल सम्राट बाबर का वास्तविक नाम क्या था? मुगल सम्राट बाबर का वास्तविक नाम साथियों जहीरुद्दीन बाबर था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हुआ। आगे की ओर देख लेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर देखो विश्व की सबसे बड़ी घाटी कैनियन, ग्रैंड कैनियन जिसको कहा जाता है, ये किस नदी द्वारा निर्मित है? ये कौन सी नदी के द्वारा निर्मित है? ये साथियों कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित है। कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहां पर प्रश्न संख्या 33। भारत में योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, यही तो आपको बतलाना है। 33 नंबर का सही जवाब श्री मोन्टेग सिंह अहलूवालिया, ये थे योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे, ये रहा प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? तो भैया उत्तर प्रदेश के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में साथियों महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न इसका देखिए क्या कहता, 35 नंबर कहता है कि मानव हृदय कितने कक्षों का होता है? कितने कक्षों का बना होता? मानव हृदय में साथियों 4 चेंबर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे, यहां पर देखो प्रश्न संख्या 36। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगर पूछ ले मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में है, तो ये कौन से भाग में है भैया? ये भाग जो है भाग 4A के थ्रू आते हैं। और ये कहां से लिए गए? ये रूस के संविधान से लिए गए। सोवियत संघ भी कभी कभी कह देगा तो वो रूस ही होता उसका मतलब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हुआ। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से देखिए प्रश्न संख्या 37। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कथक नर्तक लक्षू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? लक्षू महाराज किस घराने से संबंधित हैं, ये आपको बतलाना है। तो लक्षू महाराज जी जो है मेरे भैया ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। बी इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं ये वाला प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 क्या कहता है? जलवायु और मौसम संबंधी मुद्दों पर शोध के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नए मिशन का नाम क्या है? तो भैया मौसम संबंधी शोध पर भारत सरकार ने शुरू किया, तो इसका नाम है मिशन मौसम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो गया। अगला प्रश्न देख लेंगे, यहां पर देखो क्या कहता है, जल्दी से बताओ। ठीक है भैया, यहां पर देख लो उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की एकमात्र सरकारी फैक्ट्री है? अफीम की एकमात्र सरकारी फैक्ट्री है, उसका नाम क्या, मतलब वो कौन से जिले में है ये बतलाना है। तो ये साथियों कहां पर है? गाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे, यहां पर अगला प्रश्न देख लेंगे भैया, यहां पर क्या कहता है? भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध घटना पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध मेरे साथियों 1526 में लड़ा गया। 3 युद्ध हुए पानीपत के, एक पहला युद्ध, एक दूसरा युद्ध और एक तीसरा युद्ध। यहां पर तीनों युद्ध हम आपको बता देते। पहला युद्ध लड़ा गया 1526 में, ठीक है। दूसरा लड़ा गया 1556 में, तीसरा लड़ा गया 1761 में। तीसरा कब लड़ा गया भैया? 1761 में, ठीक है। तो पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया। दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया, जिसमें हेमू हार गया, अकबर जीत गया, ठीक है। तीसरा युद्ध लड़ा गया मेरे साथियों किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठा संघ के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया, मराठा साम्राज्य हार गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। आगे देख लेंगे, यहां पर देख लेंगे भैया क्या कहता है, जल्दी से बताओ। प्रश्न संख्या 41। यमुना नदी
की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है ये बता देंगे। तो सबसे लंबी सहायक नदी मेरे भैया कौन है? ये साथियों चंबल नदी हो जाती है सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी की। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे, ये रहा प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42, यदि किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता? तो उस स्थिति को भैया क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को व्यापार घाटा कहा जाता। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इजी और बेसिक है। ठीक है, यहां पर देखिए कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता? सभी जानते कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। जबकि राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को मेरे साथियों प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। ठीक है, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है, यह बात भी आप याद रखेंगे। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 देखिए क्या कहता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता? वो साथियों न्यूनतम 5 वर्ष हो और आयु 70 वर्ष तक उसका कार्यकाल चलता रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का एकदम करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45, हम्पी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जल्दी से बताओ। 45 नंबर प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाता है सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां पर देखो भैया क्या कहता है, जल्दी से बताओ। सी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बोले तो कर्नाटक, कर्नाटक इसका एकदम करेक्ट जवाब हुआ था। आगे देखेंगे, ये रहा, यहां पर देखो भैया ये बताना है, कहता साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 है। ठीक है, अगर पूछे उत्तर प्रदेश, यूपी का साइबर अपराध का मुख्यालय कहां है? यूपी के साइबर अपराध का मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, कहां पर? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाता। अगला प्रश्न देखेंगे, यहां पर देखो कहता वस्त्र मंत्रालय द्वारा जूट किसानों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया पाठ मित्रों, पाठ मित्रों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। यहां पर जूट किसानों के लिए किया गया, तो कहीं जूट मित्र मत लगा दीजिएगा, पाठ मित्रों इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे की ओर देखते, अगला प्रश्न देखिए, ये रहा, कहता है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट जवाब हुआ। आगे की ओर देखेंगे, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से बताओ। नीलगिरी पर्वतमाला को अन्य किस नाम से जाना जाता? ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत के नाम से इसी को जाना जाता, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आगे की ओर देख लेंगे, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, भारत में वास्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो भारत में जीएसटी यानी कि वास्तु एवं सेवा कर को साथियों 3 घटकों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे, यहां पर देखो भैया क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में से कौन सी किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 51 नंबर प्रश्न का ए एकदम सही जवाब, अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती हैं। आगे की ओर चलेंगे, अगला साथियों ये रहा, कहता है कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ये मेरे भैया किससे संबंधित था? ये पंचायती राज से संबंधित था, जिसको साथियों 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था और लागू पूरी तरीके से 1993 में हो गया था। ठीक है, लागू पूछे तो 1993 बताइएगा और संशोधन पूछे कब हुआ? 1992। आगे देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा, कहता है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अपनी कैंचियों के लिए सीजर्स के प्रसिद्ध है और उसे जीआई टैग प्राप्त? कैंचियों के लिए कौन सा भैया प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है मेरठ, मेरठ कैंची के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और साथियों ये खेल सामग्री के लिए भी प्रसिद्ध है, खेल सामग्री के लिए भी प्रसिद्ध है,
खेल सामग्री के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन? मेरठ। ठीक है। और इसको साथियों क्रांति नगर भी कहा जाता है। इसको क्रांति नगर भी कहा जाता है। किसको? मेरठ को क्रांति नगर भी इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। जबकि अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है, मुरादाबाद को साथियों पीतल नगरी, फिरोजाबाद को चूड़ियों का शहर या सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे की ओर चल लेंगे। अगला प्रश्न यहां पर देख लेंगे क्या कहता है। प्रश्न संख्या 54, ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के सर्वेक्षण के लिए शुरू की गई स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के अधीन है? किस मंत्रालय के अधीन है? जल्दी से बता देंगे। ये मेरे साथियों पंचायती राज मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 55, छत्रपति शिवाजी महाराज किस मराठा घराने से? अजसाजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी, सिरजा शिवाजी जंग जीतने चलत है। तो 55 नंबर प्रश्न छत्रपति शिवाजी से संबंधित है और किस मराठा घराने से संबंधित थे? ये साथियों भोसले घराने से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब हो जाता। अगला प्रश्न देख लेंगे। ये रहा प्रश्न संख्या 56, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सभी जानते हैं कि विश्व में 7वां स्थान है भारत का। ठीक है। इससे पहले 6 देश भारत के पहले हैं, वो उनको कैसे याद रखेंगे? RCCABA, इनको इस ट्रिक से याद रखेंगे। इस वाले आर का मतलब हुआ रूस, इस वाले आर का मतलब क्या हुआ? इस वाले आर का मतलब हुआ रूस। ठीक है, रूस। और इस सी का मतलब हुआ कनाडा, ठीक है, कनाडा हुआ इसका मतलब कनाडा। और इस वाले सी का मतलब हुआ चीन, ठीक है। और इसका मतलब हुआ अमेरिका, ठीक है। और इसका मतलब हुआ ब्राजील, ठीक है, ब्राजील, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है भैया, ठीक है। ये 6 हो गए भारत के पहले, और इसके बाद भारत आता है 7वें नंबर पर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं। यहां पर देखो प्रश्न संख्या 57, शेयर बाजार में जब कीमतें बढ़ रही होती हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस स्थिति को मेरे साथियों, उस स्थिति को भैया बुल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न भैया देख लेंगे। यहां पर बताइए क्या कहता है। कहता है किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाता। आगे की ओर देख लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पर देखो भैया क्या कहता है। 59 नंबर कहता है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? जल्दी से बताओ कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? जल्दी से बता देंगे। ये अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर डी का एकदम करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे। यहां पर बुलंद दरवाजा, प्रश्न संख्या 60, बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? बुलंद दरवाजा मेरे साथियों उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसको साथियों किसने बनवाया था? ये सभी लोग आप जानते हैं किसने बनवाया था। अकबर ने बनवाया था। यहां पर देख लो भैया क्या है। कहता है भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला मेरे साथियों इंदिरा गांधी जी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट जवाब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। यहां पर क्या कहता है मुगल बादशाह हुमायूं को कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में किसने पराजित किया? मुगल बादशाह हुमायूं को शेर शाह सूरी ने पराजित किया था। ठीक है, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में। ऑप्शन नंबर साथियों क्या हो जाता है? बी करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न देख लेंगे। यहां पर देखिए भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैक मोहन रेखा कहा जाता है। जबकि पाक जलडमरू मध्य ये भारत और श्रीलंका के बीच है, एक जल संधि है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में लगती है। आगे की ओर चलते हैं। यहां पर देखो क्या कहता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो इसका उत्तर। क्या कहता है? कहता है बैंकिंग सुधारों के लिए समिति का गठन किया गया। किस समिति का गठन किया गया वही आपसे पूछता है। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब क्या हो जाएगा? नरसिंहन समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न देख लेंगे। यहां पर देख लो भैया क्या कहता है, कहता है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से किसकी परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के दूसरे नियम से मेरे भैया किसकी परिभाषा, बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता। यहां पर देख लेंगे क्या कहता है, प्रश्न संख्या 66 का उत्तर क्या होगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 हो जाता। और ये ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने कहा है, मतलब कि संविधान की आत्मा किसने कहा या संविधान का हृदय, संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। डी आर बी आर अंबेडकर ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा ऐसा। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, कहता मधुबनी पेंटिंग का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध मुख्य रूप से बिहार से हो जाता है। ठीक है, अगर साथियों इसके अतिरिक्त कई पेंटिंग हैं, जैसे कि वारली चित्रकला, वारली पेंटिंग, तो ये महाराष्ट्र से हो जाती, लेकिन मधुबनी पूछा इसीलिए इसका उत्तर बिहार, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। यहां पर देखो क्या कहता है, जल्दी से बताओ। प्रश्न संख्या 68, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय मेरे साथियों अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाता, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाता। ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट जवाब, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की ओर देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर देखो क्या कहता है, प्रश्न संख्या 69, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को लागू करने वाला अग्रणी राज्य कौन है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने लागू किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे यहां पर देख लो भैया क्या कहता है। ठीक है, जल्दी से देखो, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ। देखो चौरी चौरा सबसे पहले यूपी के गोरखपुर में है, यूपी के गोरखपुर जिले में स्थित एक जगह का नाम है। ठीक है, गोरखपुर जिले में स्थित एक जगह का नाम है। यह साथियों 1922 में हुआ। और कैसे हुआ, यहां पर देखो कैसे हुआ। देखो साथियों 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, उसी के चलते यहां पर 1922 में यह घटना हो गई। 1922 में यह घटना हुई, तभी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, इसी घटना के चलते। यह साथियों कांड क्या था, इसमें पुलिस स्टेशन पर आग लगाकर उसको दिन दहाड़े जला दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट जवाब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखो भैया क्या कहता है। ठीक है, जल्दी से देखिएगा। प्रश्न संख्या 71, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है। यह साथियों राजस्थान में है। जब अरावली पर्वत राजस्थान में है तो गुरु शिखर भी राजस्थान में होना चाहिए। 20 का एकदम सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे यहां पर, प्रश्न संख्या 72, कहता भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता। तो सेवा क्षेत्र को मेरे भैया तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब। देखिए यहां पर आपको हम बता दें, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, कृषि संबंधी कार्य प्राथमिक क्षेत्र में होते, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, कभी कभार चतुर्थ क्षेत्र भी पूछ लेता है, उसको साथियों टेक्निकल संबंधित जो चीजें होती हैं उस क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर देख लो भैया क्या कहता है। प्रश्न संख्या 73, दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। भैया दृश्य प्रकाश में सबसे ज्यादा और सबसे कम किस रंग की तरंगदैर्घ्य होती है, आप बता पाएंगे। तो आप बता देंगे, बिल्कुल सही बात। सबसे कम पूछा है तो बैगनी की, और अगर सबसे अधिक पूछता तो लाल की हो जाती। लाल की क्या हो जाती, सबसे अधिक हो जाती लाल की। लाल की सबसे अधिक होती है, और सबसे कम पूछा है तो बैगनी इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। यहां पर देखो भैया क्या कहता है। कहता है भारत में लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर अध्यक्ष कौन थी। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, ये थी मेरे साथियों मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे यहां पर क्या कहता है। कहता है हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में, पूर्वी राज्य में मनाया जाता है। सभी जानते हैं नागालैंड में मनाया जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट जवाब हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहां पर देख लो भैया क्या कहता है, जल्दी से बताओ। प्रश्न संख्या 76,
1876। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे मेरे साथियों? वारेन हेस्टिंग्स थे प्रथम गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न देख लेंगे यहां पर क्या कहता है, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है और डेल्टा नहीं बनाती है? भैया भ्रंश घाटी से होकर बहती है लेकिन डेल्टा नहीं बनाती। 77 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। आगे देख लेंगे यहां पर देखो साथियों, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसको गाडगिल पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जाना गया? तो वो थी साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं यहां पर देखो, प्रतिध्वनि यानी कि इको उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? जैसे साथियों आपने देखा होगा ध्वनि का परावर्तन, जैसे ध्वनि परावर्तित होकर मान लीजिए यहां से ध्वनि गया और टकरा करके यहां पर किसी चट्टान से टकरा कर वापस आ गया, दोबारा सुनाई दिया, इसी को कहा जाता है प्रतिध्वनि। जो दोबारा ध्वनि सुनाई देता उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। और यह घटना परावर्तन के कारण होती, ध्वनि के परावर्तन के कारण। ठीक है, परावर्तन होकर के वो पुनः आकर के दोबारा सुनाई देती, इसी घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं और यह घटना ध्वनि के परावर्तन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। आगे की ओर देख लेंगे यहां पर देखेंगे प्रश्न संख्या 80। भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध किस अनुसूची के विषयों के अंतर्गत आते हैं? साइबर अपराध किस अनुसूची के विषयों के अंतर्गत आते हैं? सभी लोग जानते हैं मेरे भैया कि ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे यहां पर कहता है 81 नंबर प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? पहले विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो कि साथियों पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर साथियों ऑप्शन नंबर उसका तो हो गया। यहां पर देखिए 82 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के रचनाकार कौन है? मेघदूत के रचनाकार कालिदास जी हैं और कालिदास जी की लिखावट थोड़ा अजीबोगरीब है, जिस कारण इनको क्या कहा जाता है? जिस कारण इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है भैया, भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। किसको? कालिदास को। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट जवाब हुआ। यहां पर देख लो भैया क्या कहता है 83 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण किस रेखा द्वारा की जाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां पर देख लेते हैं यहां पर क्या कहता है, जल्दी से बताओ। कहता है भारत में जीएसटी का विचार सबसे पहले किस कार्यबल टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो भैया कौन से कार्यबल द्वारा सबसे पहले जीएसटी का विचार प्रस्तावित किया गया? सबसे पहले किसके द्वारा? तो केलकर समिति या केलकर टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया। और जीएसटी पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुई। ठीक है, सबसे पहले असम राज्य में लागू हुई। ठीक है, सबसे पहले असम राज्य में लागू हुई। ऑप्शन नंबर मेरे साथियों सी करेक्ट जवाब हुआ। इसका देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से बताओ। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? एक परमाणु में साथियों न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, इसी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाता। यहां पर ध्यान दीजिएगा 85 नंबर प्रश्न थोड़ा हट के है। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं यहां पर देखो साथियों ये रहा प्रश्न संख्या 86, जल्दी से बताएंगे क्या होता है। कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 40 मेरे साथियों ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे यहां पर देखिएगा 87 नंबर, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? जल्दी से इसका उत्तर बतला देंगे। 86 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 87 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर मेरे भैया बी करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे यहां पर देखेंगे पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना कितनी वित्तीय सहायता दी जाती? सालाना, एक साल में कितने रुपया सहायता दी जाती? 6,000 रुपया। ठीक है, 3-3 हजार रुपया की 2 किस्तों में
ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, कहता गन्ने में होने वाला प्रसिद्ध लाल सड़न रेड रॉट रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? ये होता है साथियों कवक अथवा फंगस के कारण। 20 का एकदम करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे यहाँ पर देखिए साथियों क्या कहता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह प्रसिद्ध नारा किसका है? यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेंगे यहाँ पर देख लो साथियों क्या कहता है, विश्व में झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश भैया किसके कहा जाता है? झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हुआ। यहां पर देख लो साथियों क्या कहता है, प्रश्न संख्या 92 कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक डिपॉजिटरी संस्थान का प्रकार नहीं है? डिपॉजिटरी संस्थान का प्रकार नहीं है, तो 92 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? नाबार्ड। नाबार्ड साथियों एक ग्रामीण विकास बैंक है, ग्रामीण विकास बैंक है, ठीक है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर 93 प्रश्न का सही जवाब देखिए क्या होता है। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? ध्वनि साथियों निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। और सबसे ज्यादा चाल जो होती है ध्वनि की वो किसमें होती है? ठोस में सबसे ज्यादा, फिर उससे कम थोड़ा सा गैस में, द्रव में, फिर उससे थोड़ा सा सबसे कम गैस में, और निर्वात में बिल्कुल यात्रा नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यह क्रम भी याद रखिएगा, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न ऐसे बना सकता है। आगे की ओर देखते हैं यहाँ पर देखो ये क्या कहता है, प्रश्न संख्या 94 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण निहित है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण निहित है, जल्दी से इसका उत्तर बता देंगे। प्रश्न संख्या 94 का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 29। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो गया इसका। देख लेते हैं अगला अनुच्छेद 19। यहां पर देखिएगा क्या कहता है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई, जल्दी से इसका उत्तर बता देंगे। 95 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 95 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1953। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 96 यहां पर देखिए कहता है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो सभी लोग जानते हैं कि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी इसको जान लेते हैं। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, अगर पहला पूछे, पहला कौन था? पहला या संस्थापक? ये बाबर था। ठीक है, पहला या संस्थापक पूछे तो बाबर था। आगे देखेंगे यहाँ पर देखो साथियों प्रश्न संख्या 97 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, इसका नाम बता देंगे। वो कौन है साथियों? 97 प्रश्न का सही जवाब गाजियाबाद हो जाएगा। ठीक है, गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे यहाँ पर देखो भैया क्या कहता है, भारत में नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध साथियों मछली के उत्पादन से है या मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, अगर दुग्ध से पूछे तो श्वेत क्रांति हो जाता है। ठीक है, दुग्ध से पूछे श्वेत क्रांति, तिलहन से पूछे तो पीली क्रांति, खाद्यान्न साथियों एक प्रकार की वही फसलें होती हैं तो हरित क्रांति रखा जाए। गेहूं चावल आता है तो हरित क्रांति रखना ही उचित होगा। ठीक है, आगे की ओर चलते अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर साथियों देखिए क्या कहता है, प्रश्न संख्या 99 ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के संचालन के लिए कलेक्टर बेस जंक्शन किस मोड में होना चाहिए? कलेक्टर बेस जंक्शन किस मोड में होना चाहिए? ये साथियों होना चाहिए रिवर्स बायस मोड में। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट जवाब हुआ। यहाँ पर साथियों ये प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 100 क्या कहता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये 4 विकल्प दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके लिए साथियों 100 नंबर
होमवर्क के तौर पर रहा, होमवर्क के तौर पर ये प्रश्न रहा। और अगर यह क्लास अच्छा लगा है साथियों तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसको अपने दोस्तों में मेरे भाई शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भैया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।